Assalamu alaikum dear students. Welcome to the sixth lecture of MDCAT Chemistry. But I hope आप जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी MCAT की प्रिपरेशंस को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे. So let's start. आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है डेट इज क्वांटम नंबर्स. इस लेक्चर के अंदर बेटा हम सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है and how it is different from orbit, shell or energy level. उसके बाद बेटा हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेंगे टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल, सब एनर्जी लेवल और सब शेल and atomic orbitals, and then we will also discuss the shapes of s, p, d and d orbitals. और बेटा एट द एंड हम कुछ पास्ट पेपर प्रैक्टिस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ लेक्चर. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, नॉट जस्ट फॉर MDCAT केमिस्ट्री बट आल्सो फॉर FSC. चलेंगे बेटा. द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. तो क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज अ स्पेस और वॉल्यूम ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. यहाँ पे अगर आप देखें सो वॉल्यूम ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कौन सी वॉल्यूम ऑफ स्पेस? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो या 95%. First of all, you need to look for 95%, and if there is not, this is not available, then you need to tick on maximum. Okay? So, बेटा वो वॉल्यूम ऑफ स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हो या 95% हो, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल. अब बेटा गौर से बात सुनिएगा. विद इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 95% हैं, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑर्बिटल्स इज 0. और इसीलिए उस रीजन को नोड कहते हैं. यहाँ पे मैं इलाबोरेट कर देता हूँ बेटा. ये आपके पास वननेस है, इसमें कोई नोड नहीं होता, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, दरमियान में न्यूक्लियस है. अगर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा होगा, और ये बाहर प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. अगर गौर से देखें यहाँ पे तो दिस वन इज 2s, और 2s में ये पहला बेटा है आपके पास, ये दूसरी है बेटा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस. सो देयर इज अ नोड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड. 1s एंड 2s के बीच में अगर आपको देखें, अंदर तो न्यूक्लियस है व्हाइट वाला, लेकिन 1s ये वाला और ये 2s, इसके बीच में एक नोड मौजूद है. दिस इज अ रीजन विच इज नाउन एज नोड, एंड इन नोड देयर इज अ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन. अगर आप यहाँ पे देखें तो बेटा ये सबसे बाहर वाला ये 3s है, ये है आपके पास 2s, एंड दिस वन इज 1s. सो ये जो व्हाइट में जो जगह दी हुई है दरमियान में 1s और 2s के बीच में, 2s और 3s के बीच में, ये दो नोड्स मौजूद हैं, और इन नोड्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होंगे. सो व्हेनेवर देयर इज एमसीक्यूज, यू आल्सो नीड टू लुक whether the word between is used or within is used. Okay? Next, ऑर्बिटल को बेटा एक और नाम भी देते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. ऑर्बिटल इज आल्सो नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड. ऑर्बिटल के ऊपर अगर हम देखें तो ऑर्बिटल वेव थ्योरी के कंसेप्ट पे बिलीव करता है, और वेव थ्योरी पे एर्विन श्रोडिंगर ने काम किया है, डायरैक ने काम किया है, और हेजनबर्ग ने काम किया. इन्होंने एटम की अंदर जो मौजूद वेव थ्योरीज थी या इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरीज पे काम किया. श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम के लिए एक इक्वेशन भी ड्राइव की थी, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन. और उसी इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से
बेसिकली हमें क्वांटम नंबर्स मिले थे। ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? चलो, नेक्स्ट है बेटा कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के अंदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन ऑर्बिट, शेल, आर एनर्जी लेवल एंड एन ऑर्बिटल। ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर, या शेल और ऑर्बिटल के अंदर, या एनर्जी लेवल और ऑर्बिटल के अंदर क्या डिफरेंस। तो बेटा अगर हम शेल का कंसेप्ट देखें तो इसको बोहेर एटॉमिक मॉडल ने दिया था। बोहेर एटॉमिक मॉडल में हमने सबसे पहले पढ़ा था एक क्वांटाइज्ड शेल होता है सर्कुलर, और जो हेजनबर्ग था इसने सबसे पहले हमें बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। जब उसने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा था कि देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, देयर इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट फाइंड देम एग्जैक्टली। अगर हम एक को फाइंड करने में थोड़ा ज्यादा सर्टेन होंगे तो दूसरे की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। ओके, सो नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन में अगर देखें तो बेटा आपके पास जो ऑर्बिट है दैट इज ए डेफिनेट पाथ अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इट इज अ डेफिनेट पाथ, इट इज अ क्वांटाइज्ड पाथ अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। जबकि अगर आप ऑर्बिटल में देखो तो अभी हमने पढ़ भी ले ली है पीछे डेफिनेशन के, वॉल्यूम ऑफ स्पेस वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 95%। अगर हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें तो ऑर्बिट के अंदर तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होती है। बोहेर एटॉमिक मॉडल ने कहा था कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर 0.5 to 9 एंगस्ट्रम के डिस्टेंस पर एक पार्टिकल मौजूद है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल डील कर रहा था। तो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उसका मैस ये है, और वो इस मैस के साथ इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा। सो देयर इज अ फिक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वेव नेचर के अंदर हम ऐसा नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे पाया जाएगा। हम पाए जाने के चांसेस की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है हमें, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा वेव को आप एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम सर्टेनिटी देखें, वही जो आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो वो ऑर्बिट में नहीं लगता बेटा। ऑर्बिट में सर्टेनिटी होती है पोजीशन और मोमेंटम की, जबकि ऑर्बिटल में कोई सर्टेनिटी नहीं होती पोजीशन और मोमेंटम की। अगर हम शेप की बात करें तो ऑर्बिट होते हैं हमारे पास सर्कुलर या 2 डायमेंशनल। ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं बेटा? स्फेरिकल भी होते हैं जैसे एस, डंबल भी होते हैं जैसे पी, सॉसेज या डबल डंबल भी होते हैं जैसे डी ऑर्बिटल्स, और एफ ऑर्बिटल्स की भी शेप होती है कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर्स। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो शेल में हमें मिलेंगे, इट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, 2, 8, 18, 32 एंड सो ऑन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। अगर हम डायरेक्शन की बात देखें तो सर्कल के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती, लिहाजा ऑर्बिट जो होता है बेटा वो डायरेक्शनल नहीं होता। लेकिन यस, ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल होते हैं, एस ऑर्बिटल्स नहीं होते, स्फेरिकल होते हैं। लेकिन पी, डी और एफ को देखें तो उनके अंदर लोब्स होती हैं, और वो लोब्स किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होती हैं। लिहाजा आपके पास जो ऑर्बिटल है वो क्या होगा? डायरेक्शनल होगा। अगर टाइप्स की बात करें तो बेटा आपके पास क्या क्या नाम्स आएंगे? के, एल, एम, एन, ऐसे ही इंडिकेट करते हैं। और जब हमारे पास ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स हो सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या फिर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ओके, एटम्स के होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड यानी एटम के ही होंगे लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनेंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे, 2-3 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, एनर्जी सेम होगी जैसे 2px, 2py, 2pc, या फिर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं पाई 2py, पाई 2pz वाले, तो ये बेटा आपस में डिजेनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ shell or orbit was explained by
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो आपके पास ऑर्बिटल का कंसेप्ट था, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने एक्सप्लेन किया था, और ऑर्बिट या शेल को हमारे पास एक्सप्लेन किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। डन? शुड आई मूव फॉरवर्ड? चल, नेक्स्ट, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? तो क्वांटम नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं एज सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज that describe electron in an atom completely। ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 0, इस तरह की वैल्यूज होती हैं जो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताती है। इट इज एनालोगस टू से कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एक शहर में रह रहे हैं, लेट्स से यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में आप ब्लू एरिया में रह रहे हैं, ब्लू एरिया में आप स्ट्रीट नंबर यहाँ पे स्ट्रीट नंबर XYZ में रह रहे हैं और हाउस नंबर ABC में रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये आपके पास डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। तो मैं इसको एनालोगस कर सकता हूं बेटा कि अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन शेल में रह रहा है, तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, फिर मैं कह सकता हूं इस्लामाबाद में आप ब्लू एरिया में रह रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेल में किधर रह रहा है, सब शेल में, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर बेटा आप ब्लू एरिया के अंदर XYZ स्ट्रीट में रह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन सब शेल के अंदर कहां पे रह रहा है, ऑर्बिटल के अंदर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फिर बेटा लास्ट कि आप XYZ स्ट्रीट में ABC जो हाउस है वहां पे रह रहे हैं, तो फिर बेटा इसको आपको रिलेट कर सकते हो कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज, कोई उसकी स्पिन मोशन होगी, तो बेटा वहां पे इसको हमको रिलेट कर सकते हैं विद द स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे ये आपका एड्रेस आपके बारे में बताता है, वैसे ही ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। ओके, बेटा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं क्वांटम नंबर्स। ये पहले जो 3 क्वांटम नंबर हैं N, L और M, ये पहले तीनों, ये तीनों हैं बेटा सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जबकि जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन MCQs, यहां से हर बार आता है बेटा। 2 तरीके से MCQs यहां से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट अ सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो स्पिन क्वांटम नंबर होगा। फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसकी स्पिन मोशन या उसकी मोशन अराउंड एक्सिस, इसको बेटा जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो बेटा ये जो दिए थे आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जिसने प्रपोज किए थे, 2 साइंटिस्ट थे आपके पास, ऑलेनबेक एंड गुडस्मिथ, इन दोनों ने बेटा आपके पास को क्या दिया था, स्पिन क्वांटम नंबर दिया था। ये बाद में आया था, पहले N, L और M आए थे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, चले नेक्स्ट, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा हम डिनोट करते हैं N से। अभी पीछे हमने पढ़ा भी डिनोटेड बाय N, और N की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन होती है। यहाँ पे कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप डायग्राम की राइट साइड पे जो डायग्राम है उसके नीचे देखें, यहाँ पे ये एरो के पास, तो N की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, N की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 भी नहीं हो सकती, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 नहीं हो सकती। N की वैल्यू हमेशा L से ज्यादा होगी, N की वैल्यू हमेशा M से ज्यादा होगी, N की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये सारे बेटा क्या हैं बेटा, फैक्ट्स हैं, इनको भी देखिए। नेक्स्ट,
द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर शेल वाज गिवन बाय बोहर, अभी हमने पीछे पढ़ा भी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको इंडिकेट करता है? शेल को, एनर्जी लेवल को या ऑर्बिट को। एक ही चीज के तीन नाम हैं बेटा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये साइज ऑफ ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आप देखें ये एक छोटा है तो ये 1s है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा बना लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2s, इससे भी बड़ा बना लें बेटा, सॉरी इससे भी बड़ा बना लें 3s, इससे भी बड़ा बना लें 4s। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपके पास n की वैल्यू 1 2 3 4 बड़ी होती जा रही है तो आपके पास साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। ओके, अब बेटा यहां पर गौर से देखें, n की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। n की वैल्यू अगर पहले शेल के लिए देखें तो 1 होती है, दूसरे के लिए 2 होती है, तीसरे के लिए 3 होती है, चौथे के लिए 4 एंड सो ऑन। तो पहले शेल को हम k कहते हैं तो k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4। और यही बात यहां में मैंने टेबल के अंदर भी k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 लिख रखे हैं। अब बेटा एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इट विल बी गिवन बाय 2n स्क्वायर। सो अगर n की वैल्यू 1 पुट करो पहले शेल के लिए, सो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई विद 2 2, 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई विद 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई विद 2 8, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई विद 2 18 एंड 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई विद 2 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन। यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं सिमिलरली आने नेक्स्ट शेल्स में भी। ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? अब बेटा देखें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल मैंने बनाया, इसे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ये बात तो हम पहले ही कर चुके होंगे कि 1 होगी तो k है, तो 2 होगी तो l है, 3 होगी तो m है और 4 होगी तो n है। अब गौर से देखें बेटा, अगर आपके पास एक शेल है, एक ही शेल है, सिर्फ k है, l है ही नहीं, तो आपका पीरियड नंबर 1 होगा। यानी पीरियड 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो दोनों के अंदर सिर्फ एक शेल होगा। पीरियड 2 में जो 8 एलिमेंट्स हैं या 3 में जो 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स है, पीरियड 2 के 8 एलिमेंट्स के 2 शेल हैं, पीरियड 3 के 8 एलिमेंट्स के 3 शेल। ओके, इसी तरह पीरियड 4 के 4 जो आपके पास 18 एलिमेंट्स होते हैं उसमें एलिमेंट्स के 4 शेल्स। यानी पीरियड नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर ऑफ शेल्स। पहले पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक शेल, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 एंड सो। ओके, अब ये तो बात हो रही थी शेल्स की और पीरियड्स की। अब बात करते हैं बेटा कि एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते, नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल, और ये होता है n के बराबर। बिल्कुल सेम जैसे अभी हमने कहा, पहले शेल में एक ही सब शेल होगा, दूसरे शेल के अंदर अगर आप देखें बेटा तो 2 सब शेल होंगे, तीसरे शेल में 3 सब शेल होंगे और चौथे शेल में 4 सब शेल होंगे। सब शेल क्या होते हैं? एसपीडीएफ। तो पहले में एक होगा तो सिर्फ एस ही होगा, दूसरे में 2 होंगे तो एस और पी दोनों होंगे, तीसरे में 3 होंगे तो एस पी और डी तीनों होंगे, और चौथे में 4 होंगे तो एस पी डी और एफ। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट है बेटा, ये तो सब शेल्स की थी ना कि एक शेल में सब शेल कितने। अब नेक्स्ट बात है कि एक शेल में ऑर्बिटल्स कितने, और उसके लिए फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? n स्क्वायर। यानी 1 का स्क्वायर 1 पहले में 1 होगा, दूसरे में 2 का स्क्वायर 4, तीसरे में 3 का स्क्वायर 9, चौथे में 4 का स्क्वायर 16। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे हैं बेटा, इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। पहले शेल में अगर आप देखें तो एक ही 1s ऑर्बिटल होता है, उसकी कोई 1s की डायमेंशंस नहीं होती है, एक्स वाई जी पे 1s ही होता है। 2s दूसरे में देखो
तो s तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन p की 3 डायमेंशंस होती हैं, 2px 2py 2pc, तो टोटल 3 और 1 ये 4 हो गए। सिमिलरली अगर आप तीसरे में देखें तो एक आपके पास 3s आ गया, 3 आ गए आपके पास 3p, 3 + 1 4, 4 + 5 9, जो d के 5 है, मिलाओ तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे आपके पास। सिमिलरली अगर आप चौथे में जाएंगे तो एक हो गया s, 3 हो गए p, 5 हो गए d और 7 हो गए f। सो 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। और अभी हमने में 2 मिनट पहले बात की है बेटा पिछली स्लाइड के अंदर कि एक जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑर्बिटल n स्क्वायर हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2n²। तो बेटा यहाँ पे देखो एक ऑर्बिटल है मल्टीप्लाई विद 2, 4 ऑर्बिटल्स हैं मल्टीप्लाई विद 2 8, 9 ऑर्बिटल्स हैं मल्टीप्लाई विद 2 18, 16 ऑर्बिटल्स हैं मल्टीप्लाई विद 2 32। और डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं ऊपर से, और बेटा वो हमने पिछली स्लाइड में किया भी है। ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सो नंबर 1, इट टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ ऑर्बिट। अभी हमने डिस्कस भी किया है कि जितना n की वैल्यू ज्यादा होगी इतना साइज ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होगा। पहले यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिलेशंस अलग कर दिए हैं, इनवर्स अलग कर दिए हैं, तो ये सारे डायरेक्ट रिलेशंस हैं और इधर सारे आएंगे इनवर्स रिलेशंस। दूसरी बात है बेटा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, कि जितनी आपके पास बाहर वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, अंदर वाला जो ऑर्बिट होगा इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी। अच्छा बेटा यहाँ पे हम दोबारा आएंगे, इसको मैं स्टार लगा लेता हूं। लेट मी फिनिश फर्स्ट। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा इतना आपके पास n की वैल्यू ज्यादा होगी। पहले शेल में रेडियस कम, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा। अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन कंटेन द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे फॉर एग्जांपल गौर से देखें बेटा, एनर्जी वही होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, तो न्यूक्लियस से जितनी पोजीशन पर है इतनी बेटा आपके पास क्या होगी, n की वैल्यू ज्यादा होगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे बेटा पोजीशन न्यूक्लियस से करीब है, यहाँ पे और दूर है, यहाँ पे और दूर है। तो जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और साथ में उसके अंदर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज। ओके, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज। डन, चलें जी नेक्स्ट। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा मैंने ऑर्बिट या शेल एंगुलर मोमेंटम की बात की है, उसके लिए बोहेर वाला फॉर्मूला लगेगा, mvr इज इक्वल टू nh/2 सो mvr या एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ओके, ये है बेटा आपके डायरेक्ट रिलेशंस। नाउ इनवर्स रिलेशंस। इनवर्स रिलेशन में देखें बेटा तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा या n की वैल्यू बढ़ेगी तो बेटा अट्रैक्शन कम होगी, n की वैल्यू कम होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन रिलीज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बेटा कंटेन के बिल्कुल मिलती जुलती बात है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गौर से देखें, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, अगर वो तीसरे शेल में आएगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, अगर वो दूसरे में आएगा तो और ज्यादा करेगा, अगर वो पहले में आएगा तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, वो बेटा n की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा रिलीज करेगा और n की वैल्यू कम होगी तो ज्यादा रिलीज करेगा। ओके, चल नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें बेटा जितना न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा होगा, स्टेबल होगा, वहां से निकल नहीं सकेगा, तो उसको क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n।
सिमिलरली आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जब बेटा साइज बढ़ जाता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये सारे रिलेशन है बेटा, इनमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। वापस आते हैं बेटा वो जो स्टार मैंने लगाया था उसकी तरफ। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, बेटा यहाँ पे गौर से बात सुनिए। अगर आप रिलेशन बोहेर वाला देखें ना तो वो क्या कहता है, E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस जी स्केयर डिवाइडेड बाई एन स्केयर। अब गौर से बात सुनिएगा, यहाँ पे अगर देखें तो एनर्जी एन स्केयर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रही है, लेकिन वैल्यू नेगेटिव में है। तो अगर कोई ये कहे आपको न्यूमेरिकली ऐसे कहे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आर एन स्क्वायर, सो वो मैथमेटिकली गलत बात कह रहा है। लेकिन हाँ, हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एनर्जी बढ़ रही है तो शेल बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकली हम ये नहीं कह सकते, तो मैथमेटिकली इट विल बी इनकोरेक्ट। या हम इसको अगर ऐसे लिख लें, इसी को जेड स्क्वायर को हाइड्रोजन के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर ऐसे। सो इट विल बी E इज प्रोपोर्शनल टू n की माइनस n की पावर -2। हम इसको कभी भी नहीं लिख सकते E इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये गलत होगा, मैथमेटिकली इनकोरेक्ट। तो अगर एमसीक्यूज में मैथमेटिकली पूछा गया हो तो आपने लिखना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मैथमेटिकली इस तरह पूछा गया है। लेकिन अगर बेटा आपसे पूछता है कि बेटा एन बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, तो आपने कहना है कि तो पहले की फॉर एग्जांपल बेटा आप अगर गौर से देखें तो -13 आती है 0.315, दूसरे की -13 डिवाइडेड बाई 4, तीसरे की आती है -13 डिवाइडेड बाई 9। इस तरीके से अगर आप देखते जाएं तो बेटा ये वैल्यू क्या हो रही है, अगर नेगेटिव को आप एक्सक्लूड कर लें तो वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है का मतलब बढ़ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। So maximum energy of revolving electron, not free electron, is just less than 0. Energy of electron is negative. Energy of revolving electron is negative. Okay? So maximum energy जब 0 होगी तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से निकल जाएगी। राइट? इस चीज को आगे दोबारा भी डिस्कस करेंगे जब बेटा हम बल्कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलें, यहाँ पे बात की है मैंने रेडियस की भी और एनर्जी दोनों की भी। यहाँ से एमसीक्यूज आ भी जाता है, हालांकि लग यूं रहा है कि बेटा ये एंट्री टेस्ट का टॉपिक ही नहीं है क्योंकि रेडियस और एनर्जी की डेरिवेशन नहीं है, लेकिन यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। सो लिहाजा इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इंक्लूड किया है। ये वाला एमसीक्यूज भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वाला आ चुका है, तो लिहाजा इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। रेडियस की आपने एक डेरिवेशन पढ़ी थी कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। यहां से हम लिख सकते हैं कि बेटा रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर या नंबर ऑफ शेल्स, एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ओके, हाइड्रोजन एटम के लिए जी की वैल्यू 1 होगी तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, Rn is equal to 0.529 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर, यही बन जाएगी। यहां से पहले के लिए R1 के लिए 1 का स्क्वायर करें तो यही आएगी। R2 की वैल्यू पुट करें बेटा, सो 2 का स्क्वायर 4, ये 0.529 R1 है, सो R2 इज इक्वल टू 4R1। इसी तरह R3 इज इक्वल टू 9R1, R4 is equal to 16R1 and R5 is equal to 25R1। ओके, ये तो बात है बेटा कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे स्क्वायर के हिसाब से आपके पास रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन वेट, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूं कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ऐसे में कहता हूं, तो ये जो दरमियान का डिफरेंस है इसको मैं क्या कहूंगा,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इस दरमियान के डिफरेंस को मैं कहूंगा R2 माइनस R1। इसको मैं क्या कहूंगा, R3 माइनस R2। इसको मैं क्या कहूंगा, R4 माइनस R3। और अगर मैं देखूं R2 माइनस R1 करूं ऊपर वाली इक्वेशंस पुट करके, तो बेटा मेरे पास बनता है 3R1, 5R1, 7R1, 9R1। यानी जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, और से बात सुनिएगा, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये वाला उससे ज्यादा है, ये वाला उससे ज्यादा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहे जा रहे हैं, दो शेल्स के, दो साथ साथ वाले शेल्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा। डन। तो ये वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि R2 माइनस R1 इज लेस देन R3 माइनस R2, which is less than R4 minus R3 and which is less than R5 minus R4। इसको बेटा आप अपोजिट करके ग्रेटर देन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R5 minus R4 is greater than R4 minus R3 and so on। ओके, नीचे एक बात लिखी हुई है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर भागते हैं, the distance between two successive shells goes on increasing। दो सक्सेसिव शेल्स के बीच में गैप बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या पढ़ा था बेटा, -13.315 ये किलो जोल में आएगा। सॉरी यहाँ पे यूनिट लिखना मैं भूल गया हूँ, किलो जोल पर मोल। सो हाइड्रोजन एटम के लिए ये क्या बन जाएगी बेटा, En is equal to -1313.315 divided by n square किलो जोल पर मोल। ये वैल्यू आ जाएगी। E1 की वैल्यू बेटा 1 पुट करोगे तो यही आएगी। E2 की वैल्यू आ जाएगी E1/4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। ये 13.315 पुट करो, वैल्यूज निकालो E1, E2, E3, E4, E5 की, और फिर डिफरेंस निकालो जैसे हमने रेडियस का निकालना है। तो E2 माइनस E1 का आंसर भी मैंने लिख दिया, E3 माइनस E2 का भी लिख दिया है, E4 माइनस E3 का भी लिख दिया, और E5 माइनस E4 का भी लिख दिया। तो अब देखें जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, दो शेल्स के बीच में जहां रेडियस का गैप बढ़ रहा था, वहां एनर्जी का गैप कम हो रहा है। गॉट इट। यानी ये बेशक ये वाले ऑर्बिटल्स बाहर वाले दूर दूर होंगे, लेकिन इसके और इसके बेटा जो एनर्जी में गैप होगा वो कम होगा, और इसके और इसकी एनर्जी में गैप ज्यादा होगा। हालांकि रेडियस में इसका गैप कम था, इसका ज्यादा था, लेकिन एनर्जी में इसका कम है और इसका ज्यादा। डन, ये बात कह रहे हैं। सो E2 माइनस E1 इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3। इसको आप लेस देन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वही बात नीचे लिखी हुई है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स या टू सक्सेसिव शेल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो बेटा याद रखिएगा, रेडियस वाला डिफरेंस बढ़ता है, एनर्जी वाला डिफरेंस कम होता है जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते। और यही वो पीछे वाली बात, पिछले वाले लेक्चर वाली बात, पिछली स्लाइड वाली बात यहाँ पे भी मैंने लिखी है, E इज प्रोपोर्शनल टू -z² डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आई हुई थी एक बार एमसीक्यूज में, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना लिख के आए बेटा जी, मुझे पता है एनर्जी बढ़ती है n बढ़ने से, लेकिन मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। राइट, चैलेंज। नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बेटा हम बहुत सारे नाम देते हैं, शुरू में मैंने लिखे भी थे पहली स्लाइड में, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लेते हैं। बेटा इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। एक ही चीज के तीन नाम, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एक चौथा यूज होता है सेकेंडरी, और वो ऑप्शन आता रहता है अक्सर कि कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम टू एल। एल के लिए कौन सी टर्म यूज नहीं की जाती, तो आपने मोस्टली सेकेंडरी आती है, कुछ भी आ सकती है, लेकिन सेकेंडरी क्वांटम नंबर के नाम से एक बेटा आता रहता है एमसीक्यूज।
तो लिहाजा माइंड कीजिएगा कि अगर वो आया तो सेकेंडरी इसको नहीं कहते। ओके, चले बेटा यहां पर अगर गौर से देखें तो मैंने क्या कहा, डिनोटेड बाय एल, और एल की वैल्यूज क्या होती हैं, जो मैथमेटिक्स समझते हैं बेटा वो यहां से भी लिख सकते हैं कि ये एल की वैल्यूज 0 से लेकर n-1 तक होती है, और जिनको मैथमेटिक्स नहीं समझ आती वो ऐसे समझ लें कि L इज इक्वल टू 0 से n-1। बेटा ये किसने दिया था कंसेप्ट, सोमरफेल्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर के जो कंसेप्ट दिया था, सब शेल का कंसेप्ट दिया था बेसिकली। रिप्रेजेंट्स शेप ऑफ ऑर्बिटल, जैसे वो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता, और ये इंफॉर्मेशन देता, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था, शेल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब शेल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया, ये सब शेल एंगुलर, इसका नाम ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, तो ये सब शेल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, राइट। एल की वैल्यूज फिर बेटा 0 से शुरू होंगी तो n-1 तक जाएंगी, वो तो डिपेंड करता है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। तो अगर 0 होगी तो s सब शेल है, 1 होगी तो p सब शेल है, 2 होगी तो d सब शेल है, और 3 होगी तो f सब शेल। अगर s को देखें तो s की शेप ये आपके सामने लिखी हुई है बेटा, ये सेफेरिकल होता है। p की शेप को देखें तो बेटा ये डंबल होती है, 2 डंबल एक्सरसाइज वाले। डी की शेप को देखें तो बेटा ये 4 फोल्ड, 1 2 3 4, 4 फोल्ड शेप होती है, या हम ये कह सकते हैं कि डबल डंबल होती है, या अगर डीजी स्क्वायर की बात करो तो सॉसेज शेप्ड होता है वो ऐसे। और फिर बेटा अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की, तो बेटा ये जैसे ये 4 फोल्ड है, ये 8 फोल्ड होता है, जिसमें से 6 फोल्ड भी आपको शायद नजर भी आ रहे हो, 2 बैक ऑफ स्क्रीन गए हुए हैं वो नहीं नजर आ रहे। तो बेटा ये जो आपके पास है, ये आपके पास होता है एफ ऑर्बिटल, इसकी जैसे इसकी 4 फोल्ड होती है, इसकी 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होती है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का सब शेल में तरीका यह है 2 इंटू 2l+1। एल की वैल्यू 0 पुट करो, 2 0s are 0 + 1, 1 इंटू 2 2, 2 1s are 2 + 1, 3 2s are 6। सिमिलरली यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 14, आप करके देख लें। ओके, नेक्स्ट बेटा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको बड़े गौर से समझिएगा, अगर ये समझ आ गया तो आपको मैक्सिमम चीजें समझ आ जाएंगी क्वांटम नंबर्स की। बेटा अगर गौर से देखें तो अगर n की वैल्यू 1 है तो आपके पास l की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर n-1, 0 से लेकर 1-1, 1-1 0, यानी 0 ही है। इसका मतलब है कि जो सब शेल होगा 0 होगी तो s है, तो n 1 है तो ये कौन सा s है, 1s है, और 1s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। यहीं तक जाएंगे, वो आखिरी दो को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 से 2-1, 2-1 1, तो मतलब 0 भी है और 1 भी है, 0 भी है 1 भी है, 0 होगी तो s, 1 होगा तो p, यानी 2s और 2p, दोनों में n की वैल्यू तो 2 ही है। s अगेन स्फेरिकल, p डंबल, डन। नेक्स्ट, n की वैल्यू है आपके पास 3, तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 1 और 2, 3-1 2 होगा ना, तो 0 से लेकर 2 तक 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी। 0 है तो n3 है, चूंकि तो s होगा तो कौन सा s, 3s, 1 होगा तो 3p, और 2 होगा तो 3d। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं एस स्फेरिकल होगा, पी डंबल होगा, और अब डी नया आया है तो वो डबल डंबल होता है, अभी पढ़ा भी है, सॉसेज होता है, या 4 फोल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं उसकी। एन की वैल्यू है बेटा 4, तो बेटा ये अगर गौर से देखें तो 4-1 3, सो 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी और 3 भी। 0 होगी तो s होगा, तो s कौन सा s, n4 है तो 4s, n4 है तो 1p है तो 4p, 2 के लिए 4d, और 3 के लिए क्या हो जाएगी बेटा, 4f। ओके, अगेन s कैसा होगा, स्फेरिकल, p कैसा होगा, डंबल, d डबल डंबल, सासेज या 4 फोल्ड शेप,
और एफ कैसा होता है जी, कॉम्प्लिकेटेड 8 फोल्ड स्ट्रक्चर होती है। डन। यहां तक तो बेटा ये सिंपल सी बातें थी, शायद कि आपको थोड़ी देर पहले तक भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। ये आगे बेशक इन सब शेल लिख दो। इसके लिए वैल्यू है बेटा, आंसर है 2l+1। अगर बेटा 1 की बात करें, 1s की बात करें, तो गौर से देखो, 1s के अंदर 2 × 1 2+1, 2 इंटू, सॉरी एल की वैल्यू 0 है, 2 × 0 0 +1 1, एक ही होगा। इसी तरह अगर 2s के लिए देखें तो वहां पे भी 1 होगा, लेकिन 2p के लिए फाइंड करें, p के लिए वैल्यू होती है 1, सो 2 × 1 2 +1 3 होंगे। सिमिलरली s के लिए 1, और आप देखेंगे तो p अभी हमने फाइंड किया, p के लिए कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट आ गया d, d के लिए फाइंड करें बेटा, 2 × 2 4 +1 5। सेम इज द केस, एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5। तो एफ के लिए फाइंड करें बेटा, 2 × 3 6 +1 7। सो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा एक किसमें, एक सब शेल में। यानी एस में 1 होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ में 7 होते हैं। सो बेटा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, 2 × 2l+1। यहां से फॉर्मूला भी डिराइव हो रहा है, देखें 2l+1 से 2 × 2l+1। सो अगर गौर से देखें तो अगर एक ही ऑर्बिटल है तो मल्टीप्लाई विद 2, अगेन 3 ऑर्बिटल है तो मल्टीप्लाई विद 2 = 6, एक ऑर्बिटल है मल्टीप्लाई विद 2, 3 2s are 6। यहाँ पे देखें 5 2s are 10, 1 2 2 1s are 2, 3 2s are 6, 5 2s are 10, 7 2s are 14। और ऊपर से भी आप फार्मूला निकाल के लगा के अगर देखेंगे तो आपके पास यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डन। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज हम लाजमी देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर थोड़ा सा मैं इरेज करके आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। शुड आई इरेज, चैलेंज, थोड़ा सा देखिएगा और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी। अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो जहां पे n 1 है तो एक ही ऑर्बिटल है, n की वैल्यू, मैं इसको चेंज कर देता हूं, n की वैल्यू 2 है, तो बेटा देखेंगे 3 + 1 4 ऑर्बिटल्स हैं, 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर। अगर हम n की वैल्यू 3 है तो दे सकते हैं 5 + 3 8 + 1 9 ही, 3 का स्क्वायर 9। और बेटा अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है, सो 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16, 4 का स्क्वायर 16। तो n स्क्वायर भी यहाँ पे प्रूव हो गया। अब बेटा 2n² भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 6 + 2 8, यहाँ पे 6 + 2 8 + 10 18, यहाँ पे बेटा ये 18 + 14 32। ओके, चलिए, तो ये 2n² भी यहां से प्रूव हो जाता है और n² भी यहां से प्रूव हो जाता है, जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं बेटा m से, और m की वैल्यू अगेन +l से शुरू होकर -l तक जाती हैं, या -l से शुरू होकर +l तक जाती हैं, आप जैसे कह दें। इसको बेटा लैंड ने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रपोज किया था। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ सब शेल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यानी पी ऐसा होता है ना, ये किस ओरिएंटेशन में पड़ा है, एक्स एक्सिस पर पड़ा है, वाई एक्सिस पर पड़ा है, या जेड एक्सिस पर पड़ा है। किस एक्सिस पर पड़ा है, ये आपके पास 3 डायमेंशनल शेप, इस चीज को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सब शेल इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। Okay, so orbital can explain the degeneracy of
कंसेप्ट, डीजनरेसी के कंसेप्ट को, कि ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको एक्सप्लेन कर सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन एक्सप्लेन ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टोर्क इफेक्ट एज वेल। वो जो स्प्लिटिंग होती थी वीक मैग्नेटिक फील्ड या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो क्यों होती थी? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बेटा ये भी हमने बता दिया, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन या नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2l+1। पिछली भी पूरी स्लाइड में यही किया। ओके, चैलेंज। नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की फुल फ्लेज डिटेल है आपके पास। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, आपको ने पीछे पढ़ लिया। तो m-l से +l 0 ही है, तो बेटा एक ही है तो 1s। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। 0 होगी तो 0 ही होगा, और ये हो जाएगा 2s। 1 होगा तो -1, 0 + 1 यानी 2px, 2py और 2pz। डन। n की वैल्यू 3 होगी तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है l। 0 होगी तो 0 मतलब 3s, 1 होगी तो 3px, 3py, 3pz, क्योंकि -1 से +1 तक जा रही है, और 2 होगी तो -2 से +2 तक 5 जा रही हैं। सो 3dxy, 3dyz, 3dxz, 3dx2y -y2 एंड 3dz2। 5 के 5 बन गए। सिमिलरली अगर बेटा आपके पास 4 होगी तो 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी एंड 4 भी। अगर 0 होगी तो 0 ही रहेगी, सो 4s। अगर 1 होगी तो बेटा 4px, 4py, 4pz, क्योंकि -1 से +1। अगर 2 होगी तो -2 से +2 का मतलब 5, 4dxy, 4dyz, 4dxz, 4dx2 -y2 एंड 4dz2। और अगर बेटा 3 होगी तो ये 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं -3 से +3 पर, और ये 7 f ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके नाम आपको नहीं पता। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा, इसी के अंदर हम क्वांटम नंबर्स के अंदर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। एस ऑर्बिटल को अगर देखें तो बेटा ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। मैंने आपको बताया 1s छोटा, 2s उससे बड़ा, 3s उससे बड़ा। ये है आपके पास स्फीयर की फॉर्म में इसकी शेप होती है, जैसे क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है। ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, इसीलिए आपको ऐसे भी आते हुए थोड़ा सा नजर आ रहा है। ओके, चलेंज। अगर पी ऑर्बिटल को देखें तो डंबल शेप होती है बेटा, 2 लोब्स होती हैं ये। अगर एक्स एक्सिस पे पड़ा हो तो पी एक्स, वाई एक्सिस पे पड़ा हो तो पी वाई, और जी एक्सिस पे पड़ा हो तो पी जी। डंबल शेप होगी। डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़े बेटा, तो डी ऑर्बिटल्स आपके पास 5 होते हैं। देखो बेटा यहाँ पे अगेन बड़े गौर से देखने वाली बात है कि अगर आपके पास एक्स और वाई के बीच में पड़ा हो तो एक्स वाई, एक्स और जी के बीच में पड़ा हो तो एक्स जी, वाई और जी के बीच में पड़ा हो तो वाई जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको हॉरिजेंटल, एक्स वाई आपको हॉरिजेंटल लग रहा है, वाई जी आपको ऐसे लग रहा है जैसे दरमियान से काटा हुआ है, एक्स जी सॉरी ऐसे लग रहा है जैसे दरमियान से काटा हुआ है, और वाई जी भी ऐसे लग रहा है डिफरेंट एक्सिस पे ऊपर से नीचे कट लगाया हुआ है। इसीलिए उसने शील्ड्स भी लगाई हैं साथ में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, हाँ, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो ये है आपके पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। सिमिलरली डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्स और वाई स्क्र के ऊपर पड़े हुए हैं, जैसे पी एक्स पी वाई पी जी पड़े थे, इसी तरह वहां पे बिटवीन थे। यानी अगर ये एक्स है ये वाई है तो यहाँ पे दरमियान में था, एक्स वाई वाई जी एक्स जी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पे देखें तो ये वाई ऑर्बिटल है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। और ये बेटा ये आपके पास सीधा सॉसेज शेप है, वो खाने वाला सॉसेज। तो बेटा ये ऊपर से नीचे देखें तो ये आपके पास क्या है, डी जी स्क्र। ओके, चैलेंज। इसको डबल डंबल कहते हैं, बाकी सारे डबल डंबल हैं, और जो डी जी स्क्र है ये सॉसेज शेप। डन, चैलेंज।
नेक्स्ट है बेटा आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एस से, और एस की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, +1/2, -1/2। इसको प्रपोज मैंने पहले भी बताया कि ओहलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने इसको प्रपोज किया था, ये दो साइंटिस्ट ने बेटा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस, या फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बेटा मैंने अभी तक 4 बातें बताई हैं। जो एन है वो बताता है शेल एंगुलर मोमेंटम, जो एल है वो बताता है सब शेल एंगुलर मोमेंटम, जो एम है वो बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जो एस है ये बताता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। डन। उस चारों के चारों एंगुलर मोमेंटम बताते हैं, कोई एक नहीं बताता, लेकिन अपना अपना कौन सी मोशन का एंगुलर मोमेंटम वो बताते। डन। अब बेटा ये जो एस की वैल्यू है ये +1/2 भी हो सकती है और -1/2 भी हो सकती है। +1/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये बना हुआ है, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज मोशन से आप राइट हैंड रूल लगाएं तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। दोनों केसेस में +1/2 में बेटा ऊपर वाली साइड पे बनेगा, आप राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, और -1/2 में बेटा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थ बन रहा है। ये वही फिजिक्स वाला राइट हैंड रूल है। सो बेटा अगर +1/2 है तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, और अगर क्लॉकवाइज स्पिन है, -1/2 है, तो इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल है। ये कम और ज्यादा स्टेबल होने का मतलब यह है कि ये किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है बेसिकली। ओके। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्पिन मोशन की वैल्यू -1/2 या +1/2 क्यों है, इस बात को थोड़ा सा, ये -1 या +1 क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखें, एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये अपने शेल है, पूरा वही शेल वाला कंसेप्ट मान लेते हैं, यहाँ पे स्पिन कर रहा है, तो ये ओवरऑल कितने डिग्री बनता है यहां से लेकर वापस यहां तक, 360 डिग्री। ऐसा ही है ना, यहां से वापस आएगा इधर तो ये 360 डिग्री का रोटेशन करेगा, ऐसे मूव कर रहा है, और इस दौरान ये ऐसे जाते हुए स्पिन भी कर रहा है। तो जितनी देर में ये एक 360 की रोटेशन पूरी करता है, इतनी देर में ये 2 स्पिन मोशंस लगाता है। मतलब यूं समझे, यहां से यहां तक आते हुए, ऐसे आते हुए ये पहली बार स्पिन करेगा, और ऐसे आते हुए ये दूसरी बार स्पिन करेगा। इसलिए स्पिन की मोशन 1/2 है, और अगर ये स्पिन क्लॉकवाइज हो तो -1/2, और एंटी क्लॉकवाइज हो तो +1/2। ये प्लस माइनस का साइन डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। डन। चैलेंज। नेक्स्ट कुछ पास्ट पेपर बेटा और प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन पी पी सब शेल। तो बेटा पी के अंदर तो मैक्सिमम 6 होते हैं, 2l+1, एल की वैल्यू पुट करें 2 × 2l+1, एल की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास 6 आएंगे। ये 9th क्लास का बेटा एमसीक्यूज है, आया हुआ है, क्या कह सकते हैं। क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल, 2p है तो पीछे 2p लगा हुआ है तो n2 है और l1 है। ये बेटा ए को ही देख लो आप। मैक्सिमम ये देखें, इतना आसान एमसीक्यूज आया हुआ है एमकेट 2020 में, सारे ही आसान आते हैं यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सब शेल इज, बेटा ये देखें, ये तो फार्मूला है सीधा का सीधा, आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 मिसिंग है, यहाँ पे और माइनस भी है, यहाँ पे भी 2 मिसिंग है, तो दिस बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट, विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा बेटा ये एमसीक्यूज ना मेरे ख्याल में, ये मैंने एमकेट 2010 लिखा है लेकिन मुझे 4-5 पेपरों में नजर आया ये। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है और है भी बड़ा इजी सा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, अभी हमने पढ़ा है। ये बड़ा थोड़ा सा, जो बच्चे कम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में करते हैं उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है, वैसे है ये भी आसान। विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन की वैल्यू बढ़ रही है, पहले 1 थी, फिर बेटा एन सॉरी एन की वैल्यू क्या थी, 1, इससे बढ़कर एन की वैल्यू 2 हो गई।
द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स रिमेन सेम, n1 है तो भी एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, स्फेरिकल, n2 है तो भी स्फेरिकल, ऑल्दो देयर साइज तो बेटा इंक्रीज होता है, अभी हमने पढ़ा था, समझ आ गई है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी, देखिए बेटा ये बड़ा लफ्ज उसने घुमाया हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इन एनी शेल और सब शेल बट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है वो आपके पास देखें, सी वाला ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, बाकी कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको बता सके। ओके, तो फिर हमारे पास आंसर क्या है, 2n स्क्वायर। Let's make an end to this lecture बेटा जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बेटा आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपनी सजेशंस और क्यूरीज बता सकते हैं, ये बेटा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस और सजेशंस को। स्टे कनेक्टेड, गुड बाय, थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज।